हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और अगर अभी आप लोगों ने पढ़ाई को अच्छे से करना शुरू नहीं किया और अभी भी आप लोगों को कुछ तकलीफ है कॉन्सेप्ट में या कुछ समझने में दिक्कत है, तो मैं सीए मोहित श्रीवास्तव एवीजे एकेडमी की तरफ से सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए रिवीजन लेकर के आया हूँ। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की रिवीजन ऑलरेडी चल रही है, आप लोगों ने देख ली होगी। और ये वीडियो पहले आपको अकाउंट्स की यहाँ पर आपको देखने वाली है। ये अकाउंट्स का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट लगा के ओवरव्यू दे देता हूँ। और देन हम तो कैसे कवर करेंगे जिससे हमारे जो एग्जाम में मार्क्स हैं बहुत अच्छे आ जाएं और हम लोग पास हो जाएं इसी बार में। ठीक है, तो चलिए, ये है हमारा पेपर नंबर 2 एज यूजुअल, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पोर्शन पहले, जो कि मैं आपको करवाने वाला हूं आपके एग्जाम के लिए। इसकी वेटेज कितनी है? 70%, यानी 100 में से 70 नंबर का पेपर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप वेटेज का डिवीजन जस्ट बाय ऑफ पाई चार्ट। ठीक है, और ये रहे आपके कुछ चैप्टर जो कि आपको बताए गए हैं। कुछ चैप्टर हमें पढ़ने हैं, खत्म करेंगे, सबको अच्छे से खत्म करेंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैनर। मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन हमने चालू करी है, इसको हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे। जो बच्चा इस रिवीजन को अच्छे से समझ लेगा, अच्छे से देख लेगा और अपने डाउट्स को कमेंट में पूछ लेगा, अगर कोई डाउट आता है तो उसके लिए पास होना कोई बड़ी बात नहीं बचेगी। शर्त यही है कि आपको रिवीजन अच्छे से देखने पड़ेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का पहला लेक्चर। आइए, तो हम लोग सारा ही पढ़ेंगे और उसमें से भी वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। लास्ट ट्रेंड जो कि आईसीआई हमें बताता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताता है ये वाला चैप्टर। ये जो इतिहास दे रखा है ये आपको बस जब हम रिवीजन लेक्चर पढ़ रहे होते हैं, हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तब हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं अभी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई रोल नहीं होता है, तो इसको हम अभी छोड़ सकते हैं, इसको एग्जाम के लिए मत पढ़ना। हाँ, जो बताऊंगा वो पढ़ लेना। ठीक है, आओ नीचे चलो, अकाउंट की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पता भी होनी चाहिए वैसे तो ये। ठीक है, आओ, तो अकॉर्डिंग टू द AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इन 1961 में अकाउंटिंग की हमें डेफिनेशन बताई गई कि अकाउंटिंग क्या है। इट इज एन आर्ट। किसकी आर्ट है ये? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइज, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यानी अकाउंटिंग जो है एक क्या है? एक कला है। किस चीज की कला है ये? रिकॉर्ड करने की कला है, क्लासीफाई करने की कला है, समराइज करने की कला है। बट ये सब चीज करनी कैसे होती है हमें? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर। और अकाउंट्स में इसे क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक मैनर को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सब में से एक भी मतलब शायद किसी बच्चे को ना समझ आया तो उसके लिए बिल्कुल इजी कर देता हूं, यानी सीक्वेंशनल मैनर में। सीक्वेंशनल मैनर मतलब कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 4 तारीख को हुई है और कोई ट्रांजैक्शन 5 तारीख को हुई है और कोई 15, 20, 25 को हुई है, तो हमें उसको जो रिकॉर्ड करना है वो हमें उसे सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना है, ना कि ऐसे रिकॉर्ड करना है कि एक पहले हमने 4 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, फिर हमने 20 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, फिर हमने 15 की रिकॉर्ड कर दी, फिर हमने 5 की, फिर 1 की। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, सीक्वेंसली होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उसको पहले, फिर जो बाद में उसको बाद में, और जो बाद में हुई उसको और बाद में। ठीक है, तो ऐसे पहले 1 तारीख की, फिर 4 तारीख की, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, फिर 15, 20, मतलब ऐसे सीक्वेंस में, डेट वाइज। ठीक है, ओके। और ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी। और हम क्या रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर? हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। क्या रिकॉर्ड करेंगे दोस्त? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो कि कैसे होते हैं? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या है, शायद आपने अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, बट हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब होता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो ट्रांजैक्शन। क्योंकि देखो फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब यहाँ पे भी है और यहाँ भी से टर्म्स ऑफ मनी बोल दिया। फाइनेंस का मतलब भी तो पैसा होता है और मनी का मतलब भी तो पैसा होता है, तो ये 2 बार पैसा पैसा क्यों लिख रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, यहाँ पे उसने क्लियर बोल दिया इन टर्म्स ऑफ मनी, और यहाँ बोल दिया फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। हमारे जो पर्सनल घर की ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, स्पीड अगर तेज लगे तो बता देना, क्योंकि हम स्लो कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा तेज भी लेके आ सकता हूँ। रिवीजन करनी है ना भाई, ये रिवीजन है, टाइम बहुत कम है एग्जाम्स के लिए आपके, तो आपको जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इसके अंदर आपको रिजल्ट का मतलब पता होना चाहिए। वो शायद पूछ सकता है आपसे कि रिजल्ट का मतलब क्या होता है डेफिनेशन में। ठीक है, तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है? जो भी हमने साल भर एक्टिविटी करी है उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस।
वही क्या कहलाता है हमारा रिजल्ट, है ना। ये तो देखना चाहते हैं कि हमें अल्टीमेटली साल भर में जो हमने मेहनत करी है उससे क्या नतीजा निकला, प्रॉफिट निकला या लॉस निकला, ठीक है। चलो ये रही डेफिनेशन हमारी अकॉर्डिंग टू AICPA जो कि 1961 में हमें बताई गई थी। फिर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी हमें बताया कि इन्होंने प्रोसेस बता दी, इन्होंने मीनिंग बताई, ये थी डेफिनेशन, ठीक है, ये थी डेफिनेशन। और ये एक तरीके से मीनिंग की तरह काम करता है जो कि एसोसिएशन ने बताया, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरमेंट एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी जो लोग अकाउंटिंग के बेसिस पर डिसीजन लेने वाले हैं उनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और किस तरीके से पहुंचाना, वो जो प्रक्रिया रहेगी उसे अकाउंटिंग बोला जाएगा, ठीक है। इसलिए एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है, भाषा है। किसकी भाषा है, बिजनेस की। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। अकाउंटिंग में भी हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। देखो लिखा है कम्युनिकेशन करना है, तो उसी प्रकार जैसे हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, है ना, जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं आमतौर पर उसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर हम साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं या रिटर्न में लिख के कर सकते हैं। उसी प्रकार से बिजनेस को अगर बताना है कि बिजनेस को फायदा हुआ है या लॉस हुआ पूरे साल भर, तो बिजनेस कैसे बताएगा यूजर्स को अपने, तो कैसे बताएगा, अपनी लैंग्वेज के जरिए, और उसकी लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग, ठीक है। श्योर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं दोस्त। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि हमें अकाउंटिंग करनी क्यों है, मैं क्यों अकाउंटिंग करूं, मैं तो नहीं करना चाहूँ अकाउंटिंग, तो मत करो सर, किसने कहा आपसे करने के लिए, हर करनी पड़ेगी ना दोस्त। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग करके ही मुझे कुछ सब बातों का पता चलेगा, तो रीजन है मेरे पास अकाउंटिंग करने का। मेरा उद्देश्य है कि मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है यूजर्स को, जिससे यूजर क्या कर सके, रैशनल डिसीजन ले सकें। रैशनल डिसीजन कौन लेगा, यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में ओनर आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है। फिर बात करें अपने एक्सटर्नल की, तो इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट आ गए, हमारे बैंक्स आ गए, हमारे इन्वेस्टर्स आ गए, हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर आ गए, हमारे कस्टमर्स आ गए, हमारे कॉम्प्यूटर आ गए या सप्लायर आ गए। तो ये सब डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इन सबको डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए। जब तक ये नहीं देखेंगे कि भाई साहब आपकी कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो आपका बिजनेस कैसे किया जाए, बैंक आपको लोन क्यों दे, तब तक आप बैंक को उसका पैसा चुका नहीं पाएंगे। तो बैंक कैसे देखेगा, आपके फाइनेंशियल्स देखेगा, आपकी बैलेंस शीट देखेगा कि आपके एसेट और लायबिलिटी कितनी है, उसके आधार पे बैंक आपको लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा। आपकी इनकम कितनी है उसके आधार पे आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज लोन आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ बातें होती हैं। उसी प्रकार से ओनर ने जो पूरी मेहनत करी, पैसा लगाया, क्या वो देखना नहीं चाहेगा भाई कि उसको क्या फायदा हुआ है, लॉस हुआ है, तो वही देखना चाहता है। और देखेगा कैसे, जब वो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को देखेगा कि उसमें लिखा होगा ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा, और फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसको समझ आएगा कि उसका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है आज मार्केट में, ठीक है। और क्यों करनी है मुझे अकाउंटिंग, क्योंकि मुझे सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करनी है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो बाकी सारे काम हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे यूजर्स बताएं कौन कौन से यूजर होते हैं। देखो, ओनर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। चलो, रिजल्ट्स का पता लगाना है। रिजल्ट का पता तो तभी लगेगा ना तो जब प्रॉफिट या लॉस आएगा, और प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा, जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितना सामान बेच लिया और कितना मैंने खर्चा करा है, उनको लेस करके मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। जब तक निकाल नहीं पाऊंगा तब तक पता नहीं चलेगा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। सपोज मैंने 10 लाख की सेल करी है, मैंने 10 लाख की सेल करी है, और उसको से परचेज मैंने जो किया था इसको, वो मैंने 4 लाख में किया था, तो मेरे को मुनाफा हो गया 6 लाख का। ये कैसे बचा, जब मैंने सारी सेल को रिकॉर्ड करके रखा होगा, और ये 4 लाख जो मेरा एक्सपेंस है ये मैंने रिकॉर्ड कर रखा हुआ है, मैंने कहाँ कहाँ पे खर्चे करे हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ है। उसी के आधार पे हम प्रॉफिट सही निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर और क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। रिकॉर्ड करोगे तभी तो बैलेंस शीट बना पाओगे, लास्ट में जाकर के बैलेंस शीट बननी होगी, तभी पता चलेगा कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, तो आपको समझ आएगा कि भाई कैसी आपकी मार्केट में पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है भाई साहब। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के क्या कार्य होते हैं, अकाउंटिंग करने से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो अकाउंटिंग क्या क्या करती है, तो सबसे पहले बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। आइडेंटिफाई करती है किसको, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इवेंट को, ठीक है, पता है। तभी तो प्रोसेस जो होती है, आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई। हम रिकॉर्डिंग कब कर सकते हैं, जब हमें पता हो कि हमें क्या रिकॉर्ड करना है। जब हम ट्रांजैक्शन और इवेंट तो बहुत सारे होते हैं बिजनेस में, जैसे मैंने किसी को सैलरी दी, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। मैंने कुछ सामान खरीदा, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। मैंने कुछ सेल करी, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और इवेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं इसी प्रकार से, ये सब भी क्या इवेंट भी है। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली, ये भी एक इवेंट हो गया। मैंने किसी अच्छे एम्प्लॉय को, एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही समझदार और एफिशिएंट एम्प्लॉय को मैंने हायर कर लिया, ये भी तो एक इवेंट हुआ है। लेकिन इस सब में से मैं किसको रिकॉर्ड करूंगा, पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनमें से कौन सा बिजनेस का है और किस में पैसा इन्वॉल्व है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके ही तो मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो इतनी जो भी एग्जाम्पल मैंने दिए
इन सब में जो लास्ट वाला एग्जाम था, जब मैंने एम्प्लॉय को हायर कर जो कि अच्छा था, ईमानदार था, लॉयल था, एफिशिएंट था, वो इवेंट था। बट क्या ये अकाउंटिंग के नज़र से मॉनेटरी इवेंट है? नहीं, ये मॉनेटरी इवेंट नहीं है। इसको सैलरी दूंगा वो मॉनेटरी इवेंट है, बट क्या इसकी ईमानदारी, इसकी जो स्किल्स हैं, क्या मैं उसको पैसों में मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मेरे को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, अकाउंटिंग के जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, है ना। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, सबको अपने लेजर्स तक पहुंचा देना। जैसे सेल है, आपने 1000 लोगों को सेल करी है, तो सारी जो आपने ट्रांसफर, जो सेल्स की जो भी ट्रांसफर वो सारी किसके अकाउंट में होनी चाहिए? सेल के खाते में होनी चाहिए। तो सिर्फ सेल का जो अकाउंट है उसके अंदर जितनी भी सेल्स है वो सारी शो हो रही है, बोला गया क्लासिफाइंग। उसमें कुछ भी परचेज का नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी सैलरी का नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी कुछ और नहीं दिखना चाहिए। उसी प्रकार से आपने जिसको रेंट दिया है उसमें सिर्फ उस इंसान के साथ आपकी ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए, यानी उसमें आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड करोगे जो रेंट के होंगे। तो क्या हो गया, रेंट एक तरीके से होगा, यानी ग्रुपिंग कर देना, जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह इकट्ठा कर देना, तो क्लासिफाई कहलाता है। ठीक है, ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड डिटरमाइन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग। रिजल्ट क्या कर रहा है कि फिर और क्या करना होता है, रिजल्ट का पता लगता है, वही प्रॉफिट लॉस का पता लगता है। एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं हम लोग अपने रिजल्ट को, भाई मुझे अगर प्रॉफिट हुआ तो बड़ा मजा आ गया, मुझे इस प्रॉफिट को और बढ़ाना चाहिए, अब तो मैं प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसको एनालाइज करूँगा, इंटरप्रेट करूँगा, अच्छा मैं ये कर लूँ, मैं क्या ये कर लूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। तो ये समझ आया कहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहे हैं, ऐसे हम करके पता लगा लेंगे। दूसरा इंटरप्रेट करना, और दूसरी क्या होता है, लॉस हो रहा है अगर, तो अगर लॉस हो रहा है तो क्या मैं ये नहीं देख सकता कि भाई कौन सी ऐसी ब्रांच है मेरी जो मुझे लॉस दे रही है, तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए परमानेंटली, या उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, फिर कुछ टाइम बाद फिर आ जाएगा, क्या पता सीजनल बिजनेस हो वो वाला, ऐसा हो सकता है ना, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना है अपने रिजल्ट को। एट लास्ट हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है यूजर्स को, जो हमने अकाउंटिंग करी है वो अल्टीमेटली करी, क्योंकि हम पहुंचाना चाहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स तक। ठीक है, ये हो गया सिंपल सी बात। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस हमेशा याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से पूछ लेता है। और ऊपर जो पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो लास्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन था ना सबसे आखिरी में, क्या करा हमने, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, चलो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग को हिंदी बोलो क्या होगा, हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा रखना और रिकॉर्ड करना। तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। तो बुक कीपिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, बुक कीपिंग करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, बस देखना है, अरे हाँ इसको ऐसे बस कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो। रिकॉर्डिंग तो नहीं, कोई भी कर लेगा, छठी क्लास का बच्चा भी कर लेगा, उसको बता दिया जाए बेटा ये देख देख के लिखना है, लिख लेगा ना वो। लेकिन अकाउंटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, अकाउंटिंग में आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है, एनालिटिकल माइंड लगता है, आपको एनालाइज करना है, आपको इंटरप्रेट करना है, वो हर कोई नहीं कर पाएगा। उसको करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, आपको स्पेशल अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए पड़ेगी। तो वही आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। तो ये बोला जाता है कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग चालू होती है। तो आ जाओ, तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं इस बात पे। एज डिफाइंड बाय मिस्टर कार्टर, मिस्टर कार्टर ने बोला बुक कीपिंग क्या है, एक साइंस है और आर्ट भी है ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स। क्या करने का, रिकॉर्डिंग करने के लिए बुक्स में, ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज ट्रांजैक्शन, वो कौन सी, बिजनेस वाली, दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, यानी जो हम मनी या मनी की वर्थ में रख सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस के नीचे की ट्रांजैक्शन को सबको रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहता है। इनफैक्ट जो भी आपने प्रोसेस पढ़ी थी ना, देखो ये वाली जो प्रोसेस पढ़ी थी, फंक्शन या प्रोसेस कह लो, कुछ भी कह लो, प्रोसेस भी यही है और फंक्शन भी यही है। ठीक है, ये प्रोसेस पढ़ी थी, इसमें से जो ऊपर के 4 स्टेप्स हैं हमारे, 4 स्टेप, ये क्या दर्शाते हैं, यही बुक कीपिंग को दर्शाते हैं। क्लासिफाइंग तक के जो स्टेप होते हैं वो बुक कीपिंग होते हैं, एंड देन इसके बाद के जो होते हैं वो होती है रियल अकाउंटिंग। बट क्या मैं एनालाइज इंटरप्रेट कर सकता हूँ बिना बुक कीपिंग के हुए? जब तक रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो मैं एनालाइज इंटरप्रेट कैसे करूंगा, कद्दू को नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, तब जाके अकाउंटिंग हो पाएगी। इसलिए बोला गया कि बुक कीपिंग जहाँ से खत्म होती है अकाउंटिंग वहाँ से चालू हो जाती है। चलो अब पढ़ दो फटाफट से, बुक कीपिंग क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग फाइनेंशियल डाटा। बता देना कि क्लासीफाइंग तक की स्टेज क्या होती है, बुक कीपिंग होती है। टू बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू इट्स अकरेंस, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो बुक कीपिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है, रिकॉर्डिंग करना सिस्टमैटिकली ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन रेगुलर बेसिस। इट इज अ कंसेप्ट नैरोअर देन अकाउंटिंग। बताया बुक कीपिंग का होता है छोटा कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। आ जाओ, अकाउंटेंसी इज अ डिसिप्लिन दैट इनकॉर्पोरेट सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ रूल्स एंड ऑफ अकाउंटिंग। देखो एक होता है अकाउंटिंग और एक होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग से ही बड़ा है, अकाउंटेंसी हमें सिखाता है कि अकाउंटिंग करनी कैसे है। यानी अकाउंटेंसी क्या है, एक तरीके से रूल है, सेट ऑफ रूल्स,
जिसमें ये सब बताया गया कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है, हमें रिकॉर्ड कैसे करना है, हमें क्लासीफाई कैसे करना है, हमें समराइज कैसे करना है, हमें इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सब जहां बताया गया है, जिस बुक के अंदर बताया गया उस बुक को कहते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। और जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उस नॉलेज को, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। देखो, अकाउंटेंसी इज द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ कॉन्सेप्ट वाइडर देन अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग से बड़ा है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग से छोटा है, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग से बड़ा है, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या हो गया? सबसेट हो गया अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग पार्ट हो गया अकाउंटेंसी का। तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, आपको समझ रहा होगा। बुक कीपिंग सबसे छोटा, उससे बड़ा अकाउंटिंग, और सबसे बड़ा अकाउंटेंसी। इसके अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों समा जाती हैं। फिर ये फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ये आप रीड कर लेना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा थियोरी थोड़ी पूछूंगा हमसे अकाउंट के ऊपर में, ठीक है। तो देखो, हाँ, ये पढ़ लो, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कितने कितने प्रकार का हो सकता है। देखो, 11वीं क्लास में हमने पहली बार पढ़ा सोल प्रोप्राइटर, यानी इंडिविजुअल बिजनेस, यानी इकलौता मालिक। फिर हम थोड़ा और ऊपर निकले, 12वीं में हमने कहा पार्टनरशिप, कि हमें और बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को और बड़ा करना है, तो अकेले आदमी पे रिसोर्स लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड, तो उसने कहा चलो पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या थी कि सिर्फ 50 लोग को ही पार्टनर बना सकते हैं, ठीक। उससे ऊपर चलते हैं, फिर हमने एलएलपी बनाने के, चलो बिजनेस के लिए एलएलपी बना के बिजनेस कर सकते हैं। मुझे और ब्रॉड जाना है, मैंने कंपनी ही बना डाली। तो ये 4 टाइप की अकाउंटिंग जो कि हमें सीखनी है अपने लेवल पे। तो हमें सोल की अकाउंटिंग सीखनी है, हमें पार्टनरशिप की सीखनी है, हमें एलएलपी सीखनी है, हमें कंपनी सीखनी है। फाउंडेशन में सर पार्टनरशिप है क्या? फाउंडेशन में पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। मजे ही मजे, ये इंटरनेट पढ़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सोल राइटर के अंदर, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसी प्रकार से हमें ये तो पता हो एटलीस्ट पार्टनरशिप में क्या मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएनएल बनता है, एप्रोप्रिएशन बनता है और बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। ये सब आता है, और कैपिटल अकाउंट भी बनता है इसके अंदर, है ना। एलएलपी में एलएलपी का पीएनएल और एलएलपी की बैलेंस शीट। वही बात करें कंपनी की, तो नाम चेंज जाता है, पीएनएल तो होता है बट वो अकाउंट नहीं, वो स्टेटमेंट कहलाती है, बैलेंस शीट, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे, और आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे अकाउंटिंग होती है हर फॉर्म ऑफ बिजनेस की, पार्टनरशिप की और कंपनी की। तो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी आगे चल के, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोला गया इंटर में, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में, टेंशन मत लो। तो लो, ये था हमारा 1.1 जो कि फिनिश था फटाफट से, ईजी सा था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर खास पढ़ने के लिए। चलो, अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है? प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। चलो जी, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, इसके अंदर हमें कुछ 14 प्रिंसिपल पढ़ने हैं। मतलब इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं कि 11 प्रिंसिपल और 3 असम्पशन, और उसमें भी डिवाइड किया गया फर्दर कि उनमें से भी कन्वेंशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो और फर्दर डिवाइड कर दिया। बट जो मेजॉरिटी जो चैप्टर को डिवाइड करते हैं वो 11+3 होता है, वो 11 प्रिंसिपल हो गए हमारे और 3 असम्पशन हो गई। आइए चलिए देखते हैं काम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है? जो कॉमन सेट ऑफ रूल्स हैं, दिस कॉमन सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर्स इज रेफर्ड, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है गैप। गैप की फुल हमें याद होनी चाहिए, ये हमसे एमसीक्यू में एक बार को पूछ भी सकता है। गैप क्या है? गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बोले तो गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलो, अब इंडिया में कौन है जो अकाउंटिंग के लिए रूल्स बनाते हैं या स्टैंडर्ड्स बनाते हैं? वो लोग कौन है? वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? ध्यान रखना भाई, एग्जाम के लिए क्वेश्चन अच्छा बन सकता है ये, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन इशू करता है। हमें बाहर वालों से क्या मतलब, हम तो इंडिया में एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये पता हो कि इंडिया में कौन है जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड या रूल्स वगैरह बनाता है। वो कौन है? ICAI एंड द लॉ लेड डाउन इन द रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स, ठीक है। और बाकी कंपनीज एक्ट जो है वो बताता है कि कैसे रूल्स कर बनाने हैं, मतलब ये रूल्स बता देगा, उसके बाद कंपनी पर और क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होने हैं वो कंपनीज एक्ट बताता है MCA के अंडर, ठीक है। ये इतना हमें नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, बहुत है हमारे लिए, ठीक है। आइए अब पहले पढ़ लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आइए ये पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कुछ असम्पशंस, कुछ कंडीशन जो डिफाइन करती हैं पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट, यानी कि वो असम्पशन और वो कंडीशन जिसके तहत हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वो हो गए हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। वो कुछ कॉन्सेप्ट बताया, और कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होता है? असम्पशन पर बेस होता है। हमने इको में भी बहुत दिखाया ऐसा, तो इसलिए तो यही क्या होते हैं? अकाउंटिंग की फाउंडेशन बनते हैं,
अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फाउंडेशन बनते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट ऑन साउंड बेसिस एंड लॉजिकल कंसिडरेशन। और जो हम रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई और जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सब किस पर बेस हो, एक लॉजिकल और एक अपने साउंड बेस पर आधारित हो। ठीक है, तो द कॉमन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर, तो ध्यान रखना ये नाम कुछ याद रखना कि ये किस हेडिंग के अंदर दिए गए हैं। देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक हो गया अपना एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या हो गया एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 9 हैं 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, एक एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन भी है, और खैर इसने कॉन्सेप्ट नहीं बता दिया था कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कुछ अजम्पशन, तो वो हमारी जो तीनों अजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ ही जाएंगी। ठीक है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, मनी मेजरमेंट, एक्रूवल, ये भी ये एक और अजम्पशन है जो फंडामेंटल अजम्पशन हम मानते ही मानते हैं, है ना। डुअल एस्पेक्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से कन्वेंशन हुई, कन्वेंशन तो क्या होता है, ट्रेडिशन बन गया, यानी परंपरा हो गई एक तरीके से। तो पहले चालू हो, फिर धीरे धीरे वो करते करते आज वो एक ट्रेडिशन है, वो करना एक चलन हो गया है समाज का, है ना। देखो अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द कस्टम एंड ट्रेडिशन। क्या बोला गया, कन्वेंशन मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, जो एसोसिएट किससे होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दीज आर वाइडली एक्सेप्टेड, ये क्या वाइडली एक्सेप्टेड है, एंड आर द कॉमन प्रैक्टिस विच आर यूज एज गाइडलाइन व्हेन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्ड में हम लोग एज ए गाइडलाइन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको ये लाइन लिख करके दे देगा, अकाउंट डैश, ये जो डैश में रहेगा मेनली, ठीक है, आर द कस्टम एंड ट्रेडिशन विच इज एसोसिएट विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग असम्पशन। तो सही आंसर क्या होगा, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये इसलिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भाई, बहुत आई पूछ लेता है इंस्टीट्यूट कभी कभी। ठीक है, दीज इवॉल्व ओवर टाइम आउट ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस, तो ये अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो गए, ध्यान रखते हुए कुछ बातों का कि ये करना ज़रूरी हो गया, फिर सब करते रहे, और आज ये सभी लोग कर रहे हैं बिजनेस में। इन कन्वेंशन को क्या बोला जाता है, डॉक्ट्रीन। दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है कि डॉक्ट्रीन किसे बोला जाता है, कन्वेंशन को डॉक्ट्रीन बोला जाता है, ध्यान रखना। द डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन, अब अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन होती है, 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन है। देखो एक तो कंजर्वेटिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी अजम्पशन भी है, ध्यान रखना, फंडामेंटल अजम्पशन जो हम पढ़ते हैं ना 3, वो ये भी है, एंड मैटेरियलिटी कन्वेंशन और फुल डिस्क्लोजर। इस प्रकार से हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, कुछ भी कह लो। ठीक है, आइए सबको डिटेल में पढ़ते हैं, सबका मतलब जान लेते हैं। मैं फटाफट समझाता चलूंगा कि सबका मतलब क्या है। ठीक है, रीड करते रहना, एग्जाम्पल के साथ मैं समझा ही दूंगा आराम से। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग, ध्यान रखना सोल प्रोप्राइटर के लिए अभी पढ़ाया जा रहा है आपको पहले। तो जो भी बातें होंगी वो सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। जब भी कोई डाउट है ऐसा कि वो कंपनी में होता है, तो कंपनी वर्ड दिमाग में आते ना, इग्नोर कर देना उस पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के लिए है ही नहीं, ये किसके लिए, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है हमें कि बिजनेस और उसका मालिक दोनों क्या है, अलग अलग है फ्रॉम द पीओवी ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग की नजर से दोनों अलग अलग हैं। ओनर एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है, बिजनेस की, ना कि ओनर की। क्लियर रहेगा, वेरी गुड। तो देखो, तो ये कॉन्सेप्ट अज्यूम करता है फॉर अकाउंटिंग पर्पस, बताया अकाउंटिंग पीओवी से, बिजनेस एंटरप्राइज एंड ओनर आर 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। ठीक है, दिस बिजनेस, द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर आर सेपरेट। हमें किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, बिजनेस की, ना कि ओनर की। ओनर ने अगर बिजनेस में पैसा निकाल लिया एज ए ड्राइंग तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो बता देंगे भाई ओनर ने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, तो बताना पड़ेगा ना यूजर को, बस ये एक चीज रिकॉर्ड कर लेंगे और कुछ नहीं। फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या कोई भी इंसान ये सोच के बिजनेस करता है क्या कि आज मैं बिजनेस खोल रहा हूँ और मेरा बिजनेस कल बंद हो जाए।
भाई सब क्या सोच के चालू करते हैं कि भाई मैं अपना बिजनेस खोल रहा हूँ और मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और चलता ही जाएगा। तो जितना मैं दूर तक देख सकता हूँ तब तक मेरा बिजनेस चलता ही रहेगा, यानी फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर। और ना तो मेरी कोई इंटेंशन है बिजनेस को बंद करने की, ना ही उसके ऑपरेशन को कट करने की, उसके स्केल को कट करने की। ठीक है, तो ये किस अजम्पशन पर आधारित है? गोइंग कंसर्न। तो देखो कैसे पहचानोगे, वो स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा बताओ बेटा ये कौन सी अजम्पशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे से बहुत बहुत। ठीक है, देखो बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, लेकिन लंबे समय चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात हमें ना तो हमारी क्या है कोई इंटेंशन है, ना कोई ऐसी नौबत है कि हमें क्या करना पड़े, कर्टेल करना पड़े। कर्टेल के अंदर क्या होता है, कट करना पड़े। ठीक है, द बिजनेस ऑपरेशन, क्या हमें बिजनेस ऑपरेशन कट करने पड़े, यानी कि हमारी 4 ब्रांच है, हमने 2 ब्रांच बेच दी, ऐसा करने की भी कोई नौबत नहीं है, ना हमारी इच्छा है ना हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो बस तो इसी के बेस पर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है हमेशा। ठीक है, कि गोइंग कंसर्न चलेगी। बस पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है कि ये माना जाता है कि हम लोग अकाउंटिंग फॉर सेल फ्यूचर तक करेंगे, लेकिन हम जो बिजनेस फॉर सेल फ्यूचर तक करेंगे, लेकिन हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो हम साल दर साल करेंगे, हर साल हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, साल में एक बार तो अकाउंटिंग कर ही लेनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि इस साल क्या गुल खिलाया है हमने। तो इसीलिए बोला गया कि आपको क्या करना है, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट ना अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग का पीरियड यानी 1 साल कम से कम माना जाता है आमतौर पे, ये उससे कम भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जनरली क्या माना जाता है, 12 महीने ही माना जाता है। ठीक है, देखो कहता है कि बिजनेस जो है इनफाइनाइट लाइफ तक चलेगा, तो क्या करो उसकी लाइफ को स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ लो। ठीक है, जनरली क्वार्टर, हाफ ईयर या ईयर। तो हम जनरली क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीरियड कौन सा रखता है, फाइनेंशियल पोर्शन वाला 1 साल का रहता है, 12 महीने का। ठीक, तो बस तो हर रेगुलर इंटरवल में बैलेंस शीट बनाते हैं, हर साल में बैलेंस शीट बनाते रहते हैं। मनी मेजरमेंट, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट आप मनी में मेजर कर सकते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करना है, और जिनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको आप रिकॉर्ड मत कीजिए अकाउंटिंग में। बस इतनी सी बात है, क्वालिटी वाली चीजें, स्किल, नॉलेज, लॉयल्टी, ईमानदारी किसी की है ना, एफिशिएंसी, ये सब, चाहे किसी का लव, अफेक्शन, सैक्रिफाइस, ये सब हम पैसों में नहीं तोल सकते, इसलिए इन सबको अकाउंटिंग में जगह नहीं मिली। तो क्या बोला गया, जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वाली चीजें होती हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इग्नोर करना पड़ेगा, और जिन्हें हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, जिन्हें पैसों में मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है हमारा, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, ट्रांजैक्शन कुड बी रिकॉर्डेड एज अ होमोजीनियस एंट्रीज विद द मनी एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो मनी ही है जो क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा इसका रिकॉर्ड करने का। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बिजनेस में 3 लाख कैश एंड 1500 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 10 व्हीकल, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब होता है कि जिस या तो वो पैसा हो या हम उसे पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकें, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जैसे कि क्या बात करें अगर कि मैंने सेल करी, मैंने आपको सामान बेचा, बदले में आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, तो ये टर्म्स ऑफ मनी है, टर्म्स ऑफ मनी से तो बिल्कुल ही मनी है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको 10 लाख की सेल करी, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, आपने मुझे कार दे दी बढ़िया, तो क्या ये मनी टर्म्स में मेजर हो सकती है? हाँ हो सकती है ना भाई, क्या कार को मनी में मेजर नहीं कर सकते? उसके एक्सचेंज क्या हुआ है हमारा, बार्टर सिस्टम जैसा एक्सचेंज होगा ना, तो ये भी फाइनेंशियल इवेंट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैं कार को भी मेजर कर सकता हूँ मनी के टर्म्स में, और अपनी जो सेल करी है उसको भी। ठीक है, देखो वी कुड ऐड वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसेट टू फाइंड द टोटल एसेट ऑफ। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग करने के 2 बेस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। अब हमें कौन सा वाला फॉलो करना है, आपको दोनों फॉलो करने हैं, मतलब दोनों फॉलो करने हैं। तो कैश में अगर ट्रांसफर तो तब भी रिकॉर्ड कर लेंगे, याद करो तभी तो जो भी ट्रांजेक्शन उधार पे होती हैं, डेटर क्रेडिटर तभी तो बनते हैं ना हमारे, कि हमने उधार पे बेच दिया, हमने उधार पे खरीदा, डेटर क्रेडिटर आ गया, तो हम उन्हें भी रिकॉर्ड करते हैं डेटर क्रेडिटर के नाम से। तो यही कहता है एक्रूअल प्रिंसिपल कि अभी पेमेंट नहीं हुई है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, बट एक्रू हो गया है, अक्रू हो गया है, मिल जाए, आउटस्टैंडिंग है, तो वो चीज़ है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश में हो या क्रेडिट में, पैसा आज मिले या कल। ठीक है, तो इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ओनर्स इक्विटी इज इंस्टेंटली अफेक्टेड बाय कैश,
तो कैश ट्रांजेक्शन करता है, ये तुरंत पैसा मिलता है और तुरंत ही आपकी कैपिटल बढ़ जाती है और तुरंत ही आपके एसेट या कैश में जो बैंक में पैसा है वो बढ़ जाता है। बट इन क्रेडिट अ मेयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स और बाय बिजनेस क्रिएट, यानी यहाँ पे होता है लायबिलिटी क्रिएट होती है ना, ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो व्हेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट रेवेन्यूज आर नॉट द सेम एज कैश, ऑब्वियसली ना, कैश बेसिस पे रेवेन्यू अलग होगा, क्रेडिट बेस पे अलग होगा। कैश में तो क्या होगा, जितना पैसा मिल गया सिर्फ उसे ही मानेंगे, और जो उधार वाली ट्रांजेक्शन जिन पे पैसा नहीं मिला आपको उनको आप कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो इग्नोर हो जाएंगी। तो ये चीज़ है, ठीक है, ओके। डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट सिंपल चीज कहता है कि यार हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट, यानी हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होंगे। अगर कुछ डेबिट हुआ है तो कुछ क्रेडिट भी होगा, बिजनेस में कुछ आया है तो कुछ गया होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, डुअल एस्पेक्ट द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, क्या है, यही फाउंडेशन है, यही तो बेसिक प्रिंसिपल, तभी तो हर अकाउंट की दो साइड देखने को मिलती हैं और बैलेंस शीट की दो साइड देखने को मिलती हैं, और तभी तो हमारी एक इक्वेशन जन्म लेती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। इट प्रोवाइड द वेरी basis of recording business transaction in the books of accounts, ठीक है। This concept assume that every transaction has dual aspect, जो कि क्या करती है, दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी। Therefore transaction should be recorded at two places, यानी दो जगह रिकॉर्ड होगी, नेचुरली है। It means both aspect of transaction must be recorded in the books of account. Example दिया, goods purchase on cash has to, तो कैश गया और गुड्स मिल गया, ठीक है। तो देखो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए, और इक्वेशन क्या है हमारी प्यारी प्यारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो आगे चलो, चलते चलो, ठीक है। फिर बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट सीधी बात करता है कि आपने इस साल जो रेवेन्यू कमाया है उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे आपने किए हैं उनको भी रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू इस बार का है और खर्चे आपने पिछले साल के रिकॉर्ड कर दिए, या रेवेन्यू इस साल का है, खर्चे आप नेक्स्ट ईयर के उसमें रिकॉर्ड कर दिए उसके साथ, तो ऐसा नहीं करना ना, गंदी बात हो जाएगी। तो जिस साल का रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने जिस साल के खर्चे करे हैं उसको उसी साल में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो अगर आपने इस साल रेवेन्यू कमाया, आपने रेवेन्यू कमाया 5 लाख का इस साल 2023 में, ठीक है, मान लो 2023 में अगर कमाया, और ये जो एक्सपेंस आपको हुआ है इसको कमाने का 2023 में खर्चा हुआ कितना, 3 लाख का, ठीक है, और 2022 में आपने भी कभी खर्चा किया था किसी बिजनेस में 1 लाख का। तो अब बताओ मैं कौन सा वाला एक्सपेंस माइनस करूं रेवेन्यू से, जो मेरे इस साल का है, जो 2023 का है सिर्फ, तो 2 लाख का मेरा प्रॉफिट आएगा ना। अगर मैं ये माइनस करूँगा तो फायदा नहीं होगा कुछ, क्योंकि ये तो पिछले साल ही माइनस हो चुका है ना, जो पिछले साल का रेवेन्यू निकाला होगा, पिछले साल का प्रॉफिट निकाला होगा। तो ये चीज़ है, तो ये कहता है कि बस रेवेन्यू एक्सपेंस को मैच करते चलो साथ साथ, ठीक है। एक सेकंड, तो बस यहाँ पे ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एट विच दे आर इनकर्ड, ठीक है, जिस समय ये इनकर्ड हुए हैं दोनों सेम टाइम के होने चाहिए। इन जनरल रेवेन्यू अर्न शुड बी विद द एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट सेवरल एडजस्टमेंट आर मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income. The operating result of accounting period can be measured only when incomes are compared with the related expense. तो क्या कहता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट को सही से तभी निकाल सकते हैं जब हमने सही टाइम के एक्सपेंस और रेवेन्यू को एडजस्ट करा होगा, ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करता है दोस्त, आइए। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात करता है कि रेवेन्यू को कब लिखा जाएगा, एक तरीके से इसको और क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट revenue from business transaction should be included in the accounting records only when it is realized। यानी क्या बोला कि रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, जब हमें रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा तब ही रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन का मतलब जब लीगल राइट आ जाएगा आपके पास पैसे लेने का, ठीक है। पैसे मिल गए एक्चुअली में, वो नहीं कि आपके पास राइट आ गया पैसे मिलने का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेलिंग गुड इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। आपने गुड्स बेचे हैं, आपने ऑर्डर मिल गया आपको, ठीक है, कि भाई किसने कहा भाई हाँ 10 टीवी भिजवा देना, और ये ऑर्डर है मेरा, और कब भिजवाना, 2 महीने बाद या 2 साल बाद। भाई तो अभी ऑर्डर मिला है ना, अभी आपने गुड्स बेचा थोड़ी है, तो आप गुड्स बेच दोगे तब आपका लायबिलिटी आएगी। अभी आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, हाँ जी 10 टीवी भिजवा देना जी 2 महीने बाद, तो क्या आप उससे पैसे ले सकते हो, अभी नहीं, पैसे तो अभी ले ही नहीं सकते। पैसे कब लोगे, जो आप एक्चुअल में सेल कर दोगे, तो तभी आपके पास राइट आएगा पैसे रिसीव करने का, और पैसे रिसीव करने के राइट को क्या बोला गया, रियलाइजेशन, ठीक है। आपके पास रियलाइजेशन का अब राइट आ गया है, तो आप
रिकॉर्ड कर लीजिए कि हाँ हमारी सेल हो चुकी है। आप जैसे ही ऑर्डर मिला तो रिकॉर्ड कर दो, अरे मैंने सेल कर दी 10 टीवी, ना फिर थोड़ी करोगे, फिर तो गंदी बात हो जाएगी। और ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बताया गया ऐसे करना होता है। ये जो रूल्स हैं ये बता रहे हैं आपको कि आपको कब क्या कैसे रिकॉर्ड करना है या कब क्या कैसे रिकॉग्नाइज करना है। चलो, accordingly revenue is said to have been realized when cash has been received or right to receive cash is on the sale of goods service। इसलिए बोला गया कि कैश भी कब माना जाएगा, रियलाइज हो गया जब आपने रिसीव कर लिया एक्चुअल में, या तो तब, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या क्या आपको राइट आ गया पैसे मिलने का। जब आपने सेल करी तभी तो राइट आएगा, जब सेल नहीं करी तो राइट कहाँ से आ जाएगा यार, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हिस्टोरिकल प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बात करता है कि आपने अगर कोई एसेट खरीदी है और कोई एसेट है उसको आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा उसकी परचेज प्राइस पे। क्योंकि आपने मानो कोई एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की। अब मार्केट में नेचुरली पता है कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, तो अब 5 महीने बाद क्या हुआ, वो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख की बिल्डिंग 12 लाख की हो गई। तो क्या अब मैं काट दूं बैलेंस शीट से 10 लाख का अमाउंट और 12 लाख कर दूं, कल को फिर बढ़ जानी है या कम हो जाएगी, फिर क्या करूँ, फिर काट के करता हूँ, यही करता रहूंगा मैं तो डेप भी नहीं निकाल पाऊंगा फिर सही से। ये तो मार्केट वैल्यू है। इसलिए बोला गया कि असेट्स को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, यानी कॉस्ट पे जितने हमने खरीदी थी वो। तो आइए देख लो इसको, एट देयर परचेज प्राइस, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत छोटे छोटे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यही कीवर्ड्स हैं और यही एग्जाम में स्टेटमेंट के आएंगे और पूछ लेंगे बताओ बेटा कौन सी स्टेटमेंट ने ऐसा कहा है हमसे। तो विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन, यानी कि इन शॉर्ट कि जितना हमें खर्चा आया असेट को खरीदने में वही क्या कहलाएगी, हमारी कॉस्ट कहलाएगी, और हमें उसी पे ही उसे दिखाना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में। काम की बात देखो एक चीज़, ना कि मार्केट प्राइस पे, नॉट इट्स मार्केट प्राइस पर नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। इट मीन्स दैट फिक्स्ड असेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट प्राइस पेड फॉर देम। एग्जाम्पल दिया है मशीन वाला, चाहो तो रीड कर लेना, ठीक है। ये थे हमारे सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट। अब क्या आएंगे, कन्वेंशन। बहुत ही सिंपल है ये भी। कन्वेंशन बोले तो जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन बन चुके हैं, ऐसे 4 हमें देखने हैं। पहला कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम पहले लिख लो तब मजा आएगा, प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म बोलो प्रूडेंस बोलो सेम थिंग। तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है तो उसे रिकॉर्ड कर लो। हमें लग रहा है फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई लॉस को आज ही बुक्स में दिखा दो अपने, है ना। कहीं कोई गलत डिसीजन ले ले, आपने लॉस नहीं दिखाया तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ करके दिखेगा, नेचुरली है ना। एग्जाम्पल किसी समझने की कोशिश करें इसको, देखो हम लोग सेल करते हैं, हम लोग हर साल ऑलमोस्ट 10 लाख की अगर सेल कर देते हैं, ठीक है। अब हमने, हमारा पिछला ट्रेंड है पिछले 2-3 साल का कि 10 लाख में से 10% लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते हैं, तो हमारा हर साल कितना लॉस हो जाता है, 1 लाख का लॉस हो जाता है, यानी 1 लाख का पैसा हमारा बैड डेट हो जाता है, डूब जाता है पैसा। तो उसी कड़ी में जब हम इस साल की अकाउंटिंग करेंगे और जब इस साल की सेल करेंगे, मानो इस साल की सेल 10 लाख हुई है और हमें पता है कि पिछले 2-3 साल से 10% लोग ऐसे हैं जो पैसा डुबो देते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 10% का प्रोविजन बना लेना चाहिए कि भाई प्रोविजन कि भाई ये 10% पैसा मुझे मिलेगा ही नहीं, मान के चलो कुछ लोग ऐसे हैं इनमें से जो पैसे डुबो देंगे, ठीक है। अब पता नहीं होता ना कि कौन लोग हैं जो पैसे डूबेंगे। अगर ऐसे लोग पहले ही पता चल जाए कि ये लोग पैसे ही देंगे तो सामान बेचे ही ना, बट किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता है कि वो पैसे नहीं देगा, बाद में अपना असली रंग दिखाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 लाख का हमारा पैसा डूबा है, जो डूब सकता है इनफैक्ट इस साल, डूबेगा या नहीं ये तो तब पता चलेगा ना जब एक्चुअल में साल खत्म हो जाएगा, किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया। बट 1 लाख डूब सकता है, क्या हो सकता है, डूब सकता है। तो हम पहले ही मान लेंगे कि ये पैसा डूब सकता है और हम अपने प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे भाई ये क्या है, ये डाउटफुल है, यानी क्या है, ये डाउटफुल है, इस पे शक है, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, डाउटफुल डेट तरीके से उसको हटा देंगे और अपने डेटर में से उसे कम कर देंगे। तो हम पहले ही डेटर कम दिखाएंगे, जिससे क्या होगा, एक्चुअली में अगर ये लोग डूब जाते हैं, ये लोग मतलब ये लोग पैसा डुबो देते हैं, तो क्या होगा हमारा कि हमें ये रहेगा और हमारे यूजर्स को ये रहेगा कि ठीक है चलो एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ, सडन कोई ऐसा लॉस नहीं आएगा जो कि हमें नहीं पता था, ये तो हो सकता है। और अगर पैसा दे तो अच्छी बात है ना, ये तो बाद में। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार कोई पैसा नहीं डुबोता, मेरा तो बढ़िया है, पिछले साल 10% डुबोया, इस साल कोई नहीं डुबोएगा, तो ये गलत बात है। या आपको लग रहा है कि कोई लॉटरी की इनकम आपकी होने वाली है, आपने लॉटरी का टिकट खरीद लिया, आपको पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में पक्का, आप तो गारंटेड है भाई मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको शो नहीं करना। इन शॉर्ट कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ये कहता है कि रिकॉर्ड करो और एंटिसिपेट करो फ्यूचर में होने वाले लॉस को, उसको शो कर दो बुक्स में।
लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसको शो मत करो, क्योंकि वो होगी तभी रिकॉर्ड करना। लॉस पहले से बता दो, क्योंकि अगर आप पहले रिकॉर्ड कर देंगे इनकम को तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और कल को वो इनकम नहीं हुई तो लोग गलत डिसीजन ले लेंगे ना, भाई आपके पास बहुत पैसा है, और कहता ना हो आपके पास पैसा सही समय पे, तो क्या माना जाएगा, भाई आप तो गंदे आदमी निकले। तो इसलिए अगर लॉस रिकॉर्ड करो तो हाँ जी हो गया तो पता था, और नहीं हुआ तो अच्छी बात है, पैसा मिल गया। तो ये चीज़ है, तो पढ़ो एक बार, अब समझ आएगा। देखो, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये वही वाली बात आ गई कि एंटिसिपेट कर लो फ्यूचर में होने वाले सारे लॉस को, और एंटिसिपेट मत करो फ्यूचर में होने वाली इनकम को। देखो ये क्या है, गाइडिंग फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए गाइडेंस है कि इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी कि क्या करना है, जैसे पहले ही सेफ हो गए, हमने पहले ही जनता को बताया भाई देखो हमारा पैसा डूब सकता है, हम पे पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाना, ठीक है, हमने पहले ही सेफ्टी अपना ली थी। इन रिगार्ड टू शोइंग प्रॉफिट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू शो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि अपना प्रॉफिट क्या करें, मिनिमम कर सके। तो प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेट, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होना दिखना चाहिए जब तक हो ना जाए। इफ प्रॉफिट शोज मोर देन एक्चुअल इट में लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, तो आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा। आप लोगों को प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा, लोग डिविडेंड मांगेंगे ना साथ में, और जो डिविडेंड नहीं मांगेंगे, जो यूजर्स होंगे वो गलत भी ले सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। दिस इज नॉट अ फेयर पॉलिसी एंड विल लीड टू रिडक्शन इन द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, और आपकी कैपिटल भी कम हो सकती है। तो आइए इसके बाद कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, बार बार, लगातार, हर बार। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही बात करता है, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई पॉलिसी अडॉप्ट करी है, कोई पॉलिसी आपने सिलेक्ट या अडॉप्ट कर लिया, तो ये कहता है कि भाई उसी पॉलिसी को आपको लंबे समय तक यूज करना है, आप बार बार पॉलिसी चेंज मत करो। आप क्या ना करो, पॉलिसी को स्विच मत करो। जैसे हमने डेप्रिसिएशन लगाने के लिए SLM मेथड चुना इस साल, तो अब उसी मेथड को लंबे समय तक यूज करो, साल दर साल, ठीक है, ऐसा नहीं। और WDV चुना, WDV को यूज करो, ऐसा नहीं कि एक साल SLM फिर WDV फिर SLM फिर WDV। ये जो आज का जो कल्चर है कि बार बार लोग चेंज करते रहते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को, तो वो नहीं करना है, ठीक है। हमें करना है SLM चुना है तो SLM के साथ ही जीवन बिताना है, WDV चुना है तो WDV के साथ ही जीवन बिताना है। तो क्या सर कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ कंडीशन है। जब 3 केस है हमारे पास, पहला अगर स्टैच्यू ने बोल दिया, नहीं लॉ ने बोल दिया, दूसरा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया कि भाई मेथड चेंज कर लो या पॉलिसी चेंज कर लो, वो कर सकते हैं। तीसरा अगर हमें लगता है कि नए मेथड से ज़्यादा फेयर प्रेजेंटेशन आएगी, वो ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन देगा हमारे बुक्स को या फाइनेंशियल्स को, तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेंज करने का जो चुना है, फिर उसके साथ आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको चेंज कर लिया फिर वापस पुराने वाले पे आ गए, ये गंदी बातें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और पढ़ लो एक बार। देखो, means that the same accounting principle should be used for preparing financial statement year after year, ठीक है भाई, हर साल दर साल आपको यही यूज करना चाहिए। A meaningful conclusion can be drawn upon financial statement of the same enterprise when there is a comparison between them over, क्योंकि हम देखो SLM मेथड डेफिनेशन अलग आएगा, WDV से लगाएगा, और लगातार 3 साल दर साल सेम मेथड फॉलो हो रहा होगा, तो कंपेरिजन करना ईजी रहेगा ना। अब आपने SLM से लगाया इस साल, अगले साल WDV से लगा दिया, क्या ही कंपेयर कर लूँ मैं एसेट को, पिछला डेप ज़्यादा लगा था इस साल कम लगा है, कोई मेथड ही लगे तो ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन तो आएगी। बट अगर सेम मेथड होगा तब मैं अच्छे से कंपेयर कर पाऊंगा कि भाई ये कम हुआ है तो कैसे कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, या ज़्यादा हुआ है तो क्यों ज़्यादा हुआ है, क्या एसेट खरीदी है या बेची है। बट मेथड ही चेंज होगा तो अलग आंसर आना ही है, सेम थोड़ी आंसर आता है। तो ये चीज़ है, बट दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फॉलोड बाय एंटरप्राइज आर यूनिफॉर्म द सेम, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। If different accounting procedure and practice are used by preparing financial of different year, the result will not be compare. अगर यूज करेंगे अलग अलग तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे वो बताया नहीं है आपके उसमें, बट मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एक्स्ट्रा बता दिया कि कब चेंज कर सकते हैं, जब स्टैच्यू बोलेगा, जब AS बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे, या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। फिर आता है मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कहता है कि भाई देखो जो मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं बिजनेस में उन्हें ही रिकॉर्ड करो। अब मीनिंगफुल क्या होता है या इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे, बिजनेस के नेचर पे, बिजनेस के वॉल्यूम पे। मेरा बिजनेस सपोज करो कि 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है मेरा साल का, अगर तो मेरे लिए मेरे बिजनेस में अगर 1000 रुपये खो जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। मैं को छोड़ो यार 1000 रुपये छोड़ो, बिजनेस फोकस करो, तुम इतना 1000 रुपये ढूंढोगे इतना तो क्या हो जाएगा, मेरा और लॉस हो जाएगा लाखों का। तो
तो उसमें 1000 रुपये इमेटेरियल है, यानी मटेरियल नहीं है, इमेटेरियल है, इमैटेरियल है, ठीक है। वहीं अगर बात करें किसी दूसरे बिजनेस का टर्नओवर ही कितना है, 50,000 है सिर्फ, तो उसके लिए तो 1000-2000 रुपये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे ना, कि भाई यार 50 में 1000 रुपये कर लो, बचे 49, तो हो सकता है उसके लिए मटेरियल हो वो चीज़, तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है नेचर पे, साइज पे और बिजनेस के वॉल्यूम पे, ठीक है। तो इसलिए बोला गया मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कैसा होता है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है जो वेरी करता है, और हमें बिजनेस में वही दिखाना जो हमारे लिए मटेरियल है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो देखो इस बात को, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल ओनली मटेरियल फैक्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट देखो, क्या दिखाएं, फालतू कचरा मत इंक्लूड करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सब कुछ मत दिखाओ जो कि काम का नहीं है, जो आप 1 रुपए की सुई खरीदी आपने वो भी दिखा रहे हैं बिजनेस में, ये सब फालतू चाहिए, इमैटेरियल हटाओ इसको। शुड बी सप्लाई टू द यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन राइज दैट व्हाट इज मटेरियल फैक्ट, तो मटेरियल फैक्ट डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक, कितना अमाउंट है। हो सकता है किसी के लिए 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हो, और हो सकता है किसी के लिए 50,000 कोई कुछ ना हो, अरे ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, तो डिपेंड करता नहीं, तो अलग बात है। तो मटेरियल फैक्ट मीन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर, ये है कैच वाली लाइन, यानी कैच लाइन ये है इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो मटेरियल फैक्ट क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, वो मटेरियल होता है, ठीक है। तो जो हमारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर देगा, इफेक्ट कर देगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी कहीं ना कहीं, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, अब फुल डिस्क्लोजर कहता है कि भाई क्या करो, बिजनेस में होने वाली सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जो मनी टर्म्स मेजर हो सकती हैं, उन सबको क्या करो, रिकॉर्ड करो, उन सबको शो करो बिजनेस के अंदर या बुक्स के अंदर, ठीक है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को ये बोल सकते हैं हम कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एक तरीके से क्या है, एक्सेप्शन है किसका, फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर ने कहा कि सब कुछ दिखाओ, 1 रुपए का है या 1000 रुपए का है, करोड़ रुपए का है, बट मटेरियलिटी कहता है कि यार सिर्फ वही दिखाओ जो बिजनेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के प्रति। तो ये चीज़ है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट प्रिंसिपल है तो है, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल आर रेलिवेंट फैक्ट्स एंड रेलिवेंट फैक्ट कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज, कहता है सब कुछ ही दिखाओ। फुल डिस्क्लोज मीन देयर शुड बी अ फुल, फेयर एंड एडुकेट, यानी कि पूरा अच्छे से और एक्यूरेसी के साथ दिखाओ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एडुकेट मीन सफिशिएंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इतनी इन्फॉर्मेशन भाई कि कम से कम वो सही से समझ पाए, आपने बस अधूरी चीज़ बोल दी, पूरा बताओ डिटेल में सही से डिसीजन ले पाए कोई इंसान, तो ये चीज़ है, ठीक है। द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर सजेस्ट दैट एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फुल्ली डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को शो करना चाहिए। तो देखो ठीक है, ये तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये तो नॉलेज फालतू चीज़ दी है, आगे हम क्या पढ़ेंगे उसके आधार पर, ठीक है। तो लो ये हमारा क्या था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, हमने ये भी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया हो गया ये तो, ठीक है। और हमने चैप्टर 1.1 भी पढ़ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट है और कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहें क्योंकि पूरा रिवीजन आने वाला है आप लोगों के लिए, और बहुत ही ऐसी डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लाइन। चलिए बाय बाय, टेक केयर।